हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ड्यूअल नेचर का। ठीक है। अच्छा, उससे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे याद है? हमने देखा था कि कैसे फोटो करंट वेरी करा है, ठीक है, हमारे कलेक्टर पोटेंशियल को चेंज करने से। यही देखे थे ना, जिसमें हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है आपको? कुछ ऐसा ग्राफ बना था। इधर था कलेक्टर पोटेंशियल और इधर था आईपी। ठीक है। इससे पहले एक और ग्राफ देखे थे जिसमें आईपी वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ देखे थे, जो एक लिनियर यहां ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन मिला था। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था? कलेक्टर पोटेंशियल वर्सेस आईपी में जब इसका दोनों का हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था और इंटेंसिटी भी पार्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट करने समय फिक्स रखे। मतलब होल एक बार इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दिया तो पूरा होल एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, ठीक है, पूरा हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे और उसके चेंज से ये मिलेगा। ठीक है। इसके चेंज से इसमें क्या चेंज आ रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आप चाहें तो फिर सेकेंड केस में I1 को वेरी करके I2 कर दीजिए। ठीक है। फिर उसका ग्राफ पढ़िए, लेकिन एक साथ I1 का जब पढ़ रहे हैं उसके बीच I2 चेंज नहीं कर सकते आप इसको, या फिर कुछ अलग नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो पूरा फिक्स रहेगा, लेकिन इतना रहेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहे ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके प्लेट से और उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल सके। ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा ना? इसका ग्राफ हमने देखा था तो जीरो पोटेंशियल पे भी आपको कुछ करंट मिल रहा था। किस वजह से? तो जो हम लोग एनर्जी इसमें दिए थे, न्यू आप जो न्यू नॉट ग्रेटर देन न्यू प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, और जो वर्क फंक्शन था उस प्लेट का W नॉट वो 10 जूल हुआ करता था। इस पे आप जो गिरा रहे हैं वो आप न्यू गिरा रहे हैं, जो आपका मान लेते हैं 14 जूल एनर्जी गिरा रहे हैं, तो 10 जूल खर्च हो जाएगा किस में? इसके W नॉट में। ठीक है। और बाकी का जो क्या हो जाएगा, बाकी का उसके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो भाग के यहाँ पहुंचेंगे। जीरो पोटेंशियल पे भी कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिल रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो केसेस में देखा था, एक बार VC ग्रेटर देन V और दूसरा केस VC लेस देन V। दो केस देखे थे। तो पहला केस में आपने देखा था कि यहाँ से जब ग्राफ आप पोटेंशियल जैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बढ़ने लगते हैं, आपका ग्राफ इंक्रीज करने लगता है और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसका कितना ही पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, करंट नहीं बढ़ता है। ठीक है। फिर आप ये हो गया किसके लिए? I1 इंटेंसिटी के लिए। जब इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे थे और मान लेते हैं ग्रेटर देन I1 पुट कर रहे थे, ठीक है, I2 इंटेंसिटी, तो जीरो पोटेंशियल पे भी आपको करंट थोड़ा ज़्यादा मिलता था। ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चांसेस ज़्यादा है पहुंचने का। तो उस केस में आपको जीरो पोटेंशियल पे ज़्यादा करंट मिल रहा था और इसमें अब आप पोटेंशियल बढ़ाते थे तो कैसा होता था ग्राफ? ऐसे ऊपर जाएगा तब जाके ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। सेचुरेशन करंट हो जाता है। उसके बाद कितना ही पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, कोई करंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही मान लेते हैं एक I3 प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब I1 का एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उस समय आप इंटेंसिटी और इसको चेंज नहीं करेंगे, तब आप सिर्फ I1 को फिक्स कर दिए, इसको भी फिक्स कर दिए, आप पोटेंशियल वेरी करेंगे, सिर्फ इसके अक्रॉस VC को बढ़ाएंगे। ठीक है। समझ रहे ना बात? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये I2 के करस्पॉन्डिंग था। अगर I3 बोल देंगे तो I3 में जीरो पोटेंशियल ज़्यादा करंट मिलेगा, IP ज़्यादा मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ग्राफ बढ़ते फिर यहाँ से सेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है। ये था कहानी ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VE का। अब ये केस के लिए केस 1 था। केस 2 के लिए अगर देखेंगे VC लेस देन VE, ठीक है, जब आप ऐसे जोड़ देंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। पहला केस क्या था? पहला ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या है? E है, ये सॉरी ये C है और ये E है, एमिटर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेगा VC, यहाँ मिलता है VE। समझ रहे हैं ना? समझ आ रहा है ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आप 14 जूल एनर्जी प्रोवाइड किए थे, 10 जूल खर्च हो गया किस में? W नॉट में,
और बाकी का बचा हुआ 4 जूल किस में चल जाता था, तो आपके काइनेटिक एनर्जी चल जाता था। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो क्या ये जो 4 जूल एनर्जी होता है, ठीक है, वो वेरी करेगा या फिर ये 14 जूल एनर्जी वेरी करेगा क्या इंटेंसिटी के वेरिएशन से ये 14 जूल एनर्जी जो लाइट प्रोवाइड कर रही है उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को, क्या वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी या फिर कुछ चेंज होगी? क्या नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है और या फिर एच सी बाई लैम्डा, मतलब आइदर न्यू पे डिपेंड करती है नहीं तो लैम्डा पे डिपेंड करती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो इसकी वजह से हमारा ये जो वैल्यू है, जो एनर्जी मिलेगी इस प्लेट को, वो डिपेंड करती है कितना फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, इंटेंसिटी कितना दे रहे हैं उससे वेरी नहीं करता है। बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को इतना पता चल चुका है कि जो एक्स्ट्रा 4 जूल एनर्जी सभी इंटेंसिटी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, इसको ज़्यादा, इसको कम, इसको उससे कम, नहीं, या फिर इसको कम उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, 4 जूल एनर्जी सभी को मिल रहा है। इंटेंसिटी वेरी करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होता है, वो बढ़ जाता है, नहीं कि उसको एनर्जी पर सेकंड नहीं बढ़ता। एनर्जी वहीं 4 जूल, मतलब कि 14 जूल ही प्रोवाइड करेगा न्यू फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स रहता। फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर रखा है, इसलिए ये फिक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो सभी इंटेंसिटी आप और भी ज़्यादा इंटेंसिटी देते रहिए, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलने का संख्या बढ़ जाएगा, नंबर उसके बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो 4 जूल मिल रही थी हर एक इलेक्ट्रॉन को, वो नहीं बढ़ेगी, वो तो 4 जूल ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं कि इसको अगर पीछे करते थे आप तो क्या होता था। जैसे जैसे अब उल्टा कनेक्शन कर दिए, अब बैटरी पहले 0 वोल्ट था, अब आप बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट सपोज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव जनरेट होगा, ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की जाती है, तो हम लोग के पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, हम लोग वर्क कर रहे हैं। वो जब पोटेंशियल नहीं था तब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्लेट से भागकर इस प्लेट जा रहा था, कितने जूल एनर्जी लेकर के, 4 जूल एनर्जी लेकर के। ठीक है, चलिए अब आप उल्टा प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर सेटअप कर रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव प्लेट की ओर खींचेगा ना, पॉजिटिव प्लेट की ओर खींचा हुआ आएगा, ठीक है, और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो आप जो वर्क डन कर रहे हैं उसको अगेंस्ट, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पता भी है पोटेंशियल, वर्क डन और चार्ज में क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू होता है W/Q या फिर W इज इक्वल टू होता है QV। तो आप पोटेंशियल जब बढ़ा रहे हैं तो उस चार्ज पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV, है ना जी? समझ में आ रहा है? आप इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, -EV वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो एक समय आएगा जब हम अपोजिट में वर्क कर देंगे, किसके बराबर, 4 जूल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो 4 जूल इसके पास था, 0 पोटेंशियल पे जा रहा था 4 जूल से, हम एनर्जी, हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिए और उसके अगेंस्ट में हम 4 जूल लगा दिए एनर्जी, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से अब यहां पहुंच पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। ठीक है, शुरू में मान लीजिए 4 जूल से जा रहा था, 4 जूल से जा रहा था, 4 जूल से जा रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, 4 जूल एनर्जी उसके पास है, 0 पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, कोई बैटरी नहीं है अभी, तो 4 जूल एकदम मजे में जा रहा था। आप धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किए, तो आप उसके अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किए। ठीक है, मतलब मान लीजिए पहले 0.5 जूल एनर्जी इधर लगाए, तो अब 4 जूल से जा रहा था, 0.5 इधर लगा दिए हैं, तो 3.5 जूल से जा रहा होगा। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जो 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे शुरू में, अब वो थोड़ा कम हो जाएंगे, तो करंट भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। जैसे जैसे आप इधर अपोजिट में पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे, 15 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसका धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे उस एनर्जी से। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे। एक समय आएगा आपने पूरा पूरा 4 जूल एनर्जी इधर से लगा दिया, अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि 4 जूल एनर्जी की वजह से जा रहा था ना। आप 4 जूल एनर्जी उल्टा लगा दिए, तो 4 जूल से जा रहा था, 4 जूल आप लगा दिए, तब तो इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट के सामने निकलेगा, यहीं रुक जाएगा, नहीं जाने देगा उधर। बात समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है, ये ग्राफ कैसे जाता है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल इधर बढ़ा रहे हैं नेगेटिव में, ठीक है, तो करंट भी धीरे धीरे क्या होता है, घटते 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 करंट भी क्या होता है, जीरो होता है। ये आईपी आपका इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, ठीक है। इस इंटेंसिटी को कितना जूल एनर्जी मिल रहा था, 4 जूल। अच्छा, इस इंटेंसिटी को कितना मिल रहा था, इसको भी तो 4 जूल मिल रहा है, इसको भी तो 4 जूल मिल रहा है, सभी को तो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सभी को 4 जूल एनर्जी मिल रहा है ना, क्योंकि 10 जूल खर्च हो रहा है उसके वर्क फंक्शन में। तो ये भी तो पीछे जब ड्रॉ करेंगे तो धीरे धीरे कम होते होते कहाँ चला आएगा, इसी पॉइंट पे। ये भी कम होते होते कहाँ चला आएगा, इसी पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने की संख्या ज़्यादा हो गया था। मान लीजिए इंटेंसिटी 2 पे 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इंटेंसिटी 3 पे 0 पोटेंशियल पे 30 इलेक्ट्रॉन चाहे 25 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। तो जब 15 इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने रहा है, तो उसी समय 4 जूल एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब तो बोल रहा है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ना, तो इसके लिए भी तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, इसके लिए भी तो उस पोटेंशियल पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से करंट धीरे धीरे सभी के लिए जीरो होते होते यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, सभी का पॉइंट एक ही जगह मिलता है, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे जिस ए पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, वी ई माइनस वी सी होता है ना। वी माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल ही तो डिवाइड माइनस करते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल इतना ही है ना। तो हमारा एक क्या होता है, ये वी एस के बराबर होता है। इस पोटेंशियल पे हमारा पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, करंट पूरा सर्किट में कितना आता है, जीरो, आईपी जीरो हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन भी बनता है कि द पोटेंशियल एट विच, इसका डेफिनेशन बनता है द पोटेंशियल डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ potential difference between collector and emitter plate for which photocurrent becomes zero, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। मतलब वह पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कलेक्टर एमिटर प्लेट के इसके इन बिटवीन कलेक्टर एमिटर प्लेट, ठीक है, जो क्या कर दे, वो उस पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या हो जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ना पहुंचे, मतलब करंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, अब हेडिंग लगाते हैं, एक हेडिंग लगाते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ stopping potential in terms of maximum kinetic energy, ठीक है। मतलब कहने का यह है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। अरे आप जान रहे हैं कि जब आप यहाँ से लाइट जब गिरा रहे हैं, फोटोन गिरा रहे हैं, तो फोटोन के पास 14 जूल एनर्जी था, तो वो कुछ एनर्जी उसका 10 जूल खा जा रहा है वर्क फंक्शन में, और 4 जूल एक्स्ट्रा है, तो उस 4 जूल से काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। तो शुरू में जब 4 जूल वहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन जब, तो उसके पास एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, ज़्यादा वेलोसिटी था। जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा, तो इस प्लेट पे टकराने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एक बार टकरा गया तो रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इस जगह पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पोटेंशियल कोई पूछे तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, माइनस ईवी के, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दे रहा है, आप वी ई दे रहे हैं पोटेंशियल, यहाँ पे वी सी दे रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल
एनर्जी एट कलेक्टर प्लेट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट कलेक्टर प्लेट कितना हो जाएगा, जो हमारा बैटरी वर्क करेगा कलेक्टर पोटेंशियल पे वहीं तो उसके बराबर होगा ना, माइनस ई वी के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी एट एमीटर, सॉरी एमीटर कलेक्टर लिख दिया मैंने, एमीटर तो यहाँ पे एमीटर, यहाँ कलेक्टर होगा तो W कलेक्टर पे कितना मिलेगा, माइनस ई वी सी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, किसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, मतलब कहने का यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, ये आप जानते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इनिशियल केस को मैं बोलता हूँ एमीटर प्लेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं से निकल रहा है, फाइनल को बोलता हूँ कलेक्टर प्लेट कि वहीं पहुँच रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कलेक्टर प्लेट के पास कितना है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है कलेक्टर एमीटर प्लेट के पास, तो देखिए माइनस ई वी है, समझ रहे ना। अरे एनर्जी आपको याद है ना, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपको ये बताया गया है। ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ जो वर्क डन हम लोग, ये बैटरी वर्क करेगा, चार्ज पे बैटरी वर्क करता है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डेवलप कौन करा रहा है, बैटरी करा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप कर रहा है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वो खींच रहा है इधर, तो कितने से खींच रहा है, माइनस ई वी से, इसका जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है, उतने से खींच रहा होगा उसका ना। तो यहाँ से हम लोग का ये वैल्यू इतना हो गया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टकराने के बाद कितना हो जाएगा, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, कलेक्टर प्लेट के पास क्यू भी होता है तो माइनस हो गया, माइनस ही इसलिए क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और भी यहाँ पे कितना है, सी के बराबर, भी सी पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल होगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा माइनस ई कॉमन ले जा रहे हैं, हो जाएगा वी ई माइनस वी सी। और यही तो हमारा क्या है, ये जो वी एस है, वी माइनस वी सी को तो वी एस बोलते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई वी एस के बराबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर सिंपली काइनेटिक एनर्जी के। मतलब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ जो 14 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए। मतलब मान लीजिए किसी कारण से आपने न्यू 1 प्रोवाइड कर दिया, जो न्यू से ज़्यादा है और उस न्यू नॉट से भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मान लेते हैं आ रहा है 20 जूल एनर्जी, तो 20 जूल प्लेट वही है, 10 जूल मान लेते हैं यहाँ खर्च हुआ, तो बच जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना बच जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना बच जाएगा हमारे पास, 10 जूल बच जाएगा। अब वो 10 जूल से जाएगा यहाँ पे, तो जब 10 जूल से जब जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो आपको रोकने के लिए, उसको 0 इलेक्ट्रॉन पहुँचाने के लिए आपको अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल। तो उस समय आपको पोटेंशियल कितना, ये जो उल्टा पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो रोक पाएंगे ना। पहले 4 जूल था, ठीक है, पहले 4 जूल था, तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इसके बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, 20 जूल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 20 जूल को करस्पॉन्डिंग 10 जूल एनर्जी मिल रहा है इसको, काइनेटिक एनर्जी, तो 10 जूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट, तब तो रुकेगा। तब मान लें एक्स्ट्रा वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो बैटरी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वर्क रन कैसे कर रहा है, तो पोटेंशियल प्रोवाइड करके, तो अगेंस्ट में एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मतलब ये जो यहाँ मिल रहा था अब शायद ये कहीं इधर जाके मिलेगा, ये सभी यहाँ पे मिलेंगे आकर के। इस समय सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी हम समझ पा रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये घटेगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, बस यही रिलेशनशिप है इसका। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट अगेंस्ट कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इस बार फोटो करंट को किसके अगेंस्ट पढ़ेंगे,
कलेक्टर पोटेंशियल के अगेंस्ट, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी वेरी करा जाएगा और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस बार फ्रीक्वेंसी जो भी प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, सॉरी डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। एक बार न्यू1, ठीक है, एक बार न्यू2, एक बार न्यू3, ये सभी बढ़ रहे हैं और सभी ग्रेटर देन कितना है, न्यू0 है। मतलब ऐसा नहीं कि न्यू0 से ही कम है। ठीक है, ऐसे बड़े हैं, मैंने ये सब ऐसे इंक्रीज किए हैं, मैंने न्यू0 से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखेंगे इस बार और ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, आईपी वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, कलेक्टर पोटेंशियल। अच्छा, अब चलते हैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगा हमारा इस बार, कांस्टेंट होगा। फिर से बैटरी क्या कर लेते हैं, इधर प्लस लगा लेते हैं शुरू में, फर्स्ट केस के लिए, इधर माइनस। ठीक है, जब बैटरी प्लस लगाए हैं आप, इसका सेटअप मैंने अच्छे से बनाया था आपके पहले क्लास में ना, मैं बस समझाने के लिए सब बना रहा हूँ, बट आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में। तो अगर ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा, और इस एक बार मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ इंटेंसिटी 1 के लिए, ये पहला केस है। ठीक है, उसको लेकर ड्रॉ करेंगे। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इस इंटेंसिटी पे 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। इसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं कितना है, इस प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है, 10 जूल, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बस। और हम लोग जो न्यू1 पे एनर्जी मिल रहा है, हम लोग एनर्जी जो मिल रहा है न्यू ई, हाँ ई न्यू1, सॉरी एच न्यू1, वो कितना मिल रहा है, मान लेते हैं 15 जूल। तो जब 15 जूल एनर्जी मिलेगा शुरू फर्स्ट वाले केस के लिए, तो 15 जूल में 10 जूल खर्च हो जाएगा कहाँ पे, 15 जूल में 10 जूल खर्च हो जाएगा W0 पे, और बचा हुआ एनर्जी क्या हो जाएगा, बचा हुआ एनर्जी मिल जाएगा किसको, 5 जूल एनर्जी किसको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी को मिलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस अगर मान लेते हैं, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, W0 प्लेट कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स I कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी नहीं वेरी करेगा, पूरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ये तो खैर प्लेट कांस्टेंट ही है, हम लोग वेरी करा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। अब दूसरा केस मान लेते हैं इसके लिए, और इसको 2 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, उस समय न्यू2 पे मान लेते हैं कितना मिल रहा है, अच्छा ये इसका इम्प्लाई दे दीजिए क्योंकि बराबर नहीं है, न्यू2 पे मान लेते हैं कितना मिल रहा है, एच न्यू2, और वो किसके बराबर है, ई2 के, मान लेते हैं 20 जूल एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हमारा मान लेते हैं 20 जूल है, तो 20 जूल एनर्जी दिया, 10 जूल तो चल जाएगा W0 में, और 10 जूल बच जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब ये E2 है, ये W0 तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए है। ऐसे ही एक और टेबल बनाना पड़ेगा किसके लिए, 3 के लिए। तो मान लेते हैं 3 के केस में, ये 3 है, इसके केस में आपको मान लेते हैं न्यू3 के लिए एच न्यू3 होगा और ये E3 होगा। इसके लिए मान लेते हैं कितना, 25 जूल एनर्जी आप प्रोवाइड मिल रहा है आपको। समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी मिलेगा ना, एच न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 जूल में से 10 जूल फिर से चल जाएगा कहाँ पे, W0 में, ये तो फिक्स है। अब बचा हुआ 15 जूल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये E3 के करस्पॉन्डिंग बात लिखा गया है, W0, ये काइनेटिक एनर्जी थर्ड। अब ये तीनों को लेकर के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। शुरू में मान लेते हैं 0 पोटेंशियल, फिर से 0, कोई बैटरी आपने प्रोवाइड नहीं किया, आपने की स्विच ऑफ है, मतलब कि, या फिर यहाँ पे एक सेटअप तैयार कर लीजिए जहाँ से कनेक्शन है, यहाँ पे आप बैटरी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसको अभी जोड़े नहीं है। ठीक है, ऑन नहीं है, की ऑन नहीं है, ऑफ है। अच्छा, उस समय क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसी 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी 1 प्रोवाइड करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट 50 इलेक्ट्रॉन ही पर सेकंड जा रहा है। ठीक है, पर सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस प्लेट से। ठीक है, अब इंटेंसिटी 1 पे एक्स्ट्रा में एक तो 10 जूल सब में जा रहा है, 10 जूल तो वर्क फंक्शन में लगता है, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से निकालने में लगता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है वो डिसाइड करता है कि वहाँ जाना है, मतलब वहाँ पे जाके करंट प्रोड्यूस करना है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, आप ध्यान दीजिए कि आप जब क्या करेंगे, जब इसको आप चेंज करेंगे,
ठीक है, तो 15 जूल एनर्जी में से 5 जूल खर्च हो रहा है किस पे, काइनेटिक एनर्जी 1 में, माने इस वाले को 5 जूल एनर्जी मिल रहा है। 50 इलेक्ट्रॉन में जो निकल रहा है पर सेकेंड, उसमें से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कितना मिल रहा है, 5 जूल। तो आपका ग्राफ कहीं मान लेते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपका ग्राफ कहीं यहां से मान लीजिए मिलता है। तो आप अब क्या करेंगे, जीरो पोटेंशियल पे भी आपको, 0 वोल्ट पे भी आपको यहां मिल रहा है करंट, ठीक है, आईपी कुछ मिलेगा, क्योंकि 5 जूल की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भाग कर इस प्लेट से इस प्लेट जाएंगे 50 में से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ये प्लस करेंगे, यहां पे प्लस डेवलप होगा, यहां नेगेटिव डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्लस के खींच के जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं शुरू में जीरो पोटेंशियल पे 5 जूल एनर्जी की वजह से 50 इलेक्ट्रॉन में से मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ही जा पा रहा था, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ जीरो पोटेंशियल पे एनर्जी करंट मिल रहा था आईपी, ठीक है। इसको थोड़ा रिपीटेडली सुनेंगे बात को, सब जरूरी बात है। अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो 5 इलेक्ट्रॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन सपोज जा रहा था एक एक सेकंड में, अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 10 के बाद कुछ पोटेंशियल दिए तो कुछ मान लीजिए 13 गया, फिर 18 गया, फिर 23 गया, फिर 28 जाएगा, फिर 35, फिर एक पोटेंशियल आएगा जिसमें पूरा का पूरा 50 इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा। उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका करंट फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो यहां से ग्राफ उठेगा ऐसे और यहां से ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अच्छा, अब जब सेकेंड केस में बात करेंगे तो 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन में से आप सभी इलेक्ट्रॉन को कितना मिल रहा है, 10 जूल एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा है, मतलब कि जो पहले केस में 10 जीरो पोटेंशियल पे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इस बार एनर्जी ज्यादा है, तो चांसेस है कि कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक है, 10 से ज्यादा, मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन, कहीं जीरो पोटेंशियल में 15 इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच पा रहे होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो मान लेते हैं उस समय 10, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट उस समय करस्पॉन्डिंग ज्यादा मिलेगा आपको, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग करंट आपको ज्यादा मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा, क्योंकि एनर्जी आप इतना 50 इलेक्ट्रॉन है और उसका 5 जूल एनर्जी दी है, 10 जूल एनर्जी देंगे तो चांस ज्यादा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे, पहले 10 पहुंच रहा था, अब कहीं 12-15 पहुंचे, ठीक है, तो करंट आपको जीरो पोटेंशियल पे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए 50 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, अब फिर से आप बैटरी बढ़ा रहे हैं, बैटरी की पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव में, तो क्या होगा, एक इधर प्लस प्लस सेटअप होगा, इधर नेगेटिव सेटअप होगा, तो पार्टिकुलर एक ही वोल्टेज ऐसा आएगा, सेम वोल्टेज, जहां पे ये इसको मिला था, मान लेते हैं ये वोल्टेज है V0 बोल दीजिए, जहां पे चाहे V डैश बोल दीजिए, जहां पे आपका पूरा का पूरा 50 इलेक्ट्रॉन पूरा पहुंच पा रहा था, ठीक है। उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V डबल डैश, V ट्रिपल डैश, V4 डैश, आप यहां से आगे बढ़ाते रहिए, करंट हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 50 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, 50 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। आप पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं, 50 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पाएगा, उससे ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं इस केस के लिए, इसमें अपने आप कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, 15 इलेक्ट्रॉन, और 35 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, तो सेम V डैश पे ही तो क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन फिर से पहुंच जाएंगे, ठीक है, समझ में आया, बचा, क्योंकि V डैश वह पोटेंशियल है जिसमें पूरा 50-50 इलेक्ट्रॉन वो खींच देगा, ठीक है, इस जीरो पे जाए चाहे मत जाए, वो अपना उसका काम करेगा, V डैश पे पूरा पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खाली बैठे हुए हैं, फ्री हैं, तो खींच देगा पूरा, तो यहाँ अब अपने आप 15 पहुंच जाता, पहले 10 पहुंच रहा था, अब अपने आप 15 पहुंच रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, V डैश पे तो बोल रहा है मैं 50 को 50 खींच दूंगा, तो इसका भी तो इस पोटेंशियल पे यहाँ से करंट बढ़ते जाएगा और इससे मैच कर जाएगा, और फिर यहाँ से सैचुरेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर V3 पे मान लेते हैं करंट एनर्जी कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 जूल, तो 15 जूल की वजह से अब 15 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, सेकंड केस में हो सकता है 20 इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंचे जीरो पोटेंशियल पे भी, तो उस समय करंट आपको कुछ फिर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात, अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसपे इसका कहना यह है कि मेरे जैसे इस पोटेंशियल आप मेरे को दे देंगे ना, हम 50 इलेक्ट्रॉन वहां से खींच देंगे तुरंत,
50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, 50 इलेक्ट्रॉन खींच देंगे। तो पहले 10 जा रहा था अपने आप, कि 15 जा रहा था, कि 20 जा रहा था, उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बोल रहा है मैं 50 इलेक्ट्रॉन खींच दूंगा अपने आप नहीं भी जाओगे ना जीरो पोटेंशियल पे, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, मैं 50 इलेक्ट्रॉन खींच दूंगा अपना। ठीक है, तो पहले अपना 10 जा रहा था अपने आप, कि 15 जा रहा था, उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? इसको VDS को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाने लगेंगे, एक समय आएगा VDS आएगा जिस समय पूरा 50 इलेक्ट्रॉन आपको खींच देगा वो। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर पोटेंशियल, फिर 50 इलेक्ट्रॉन जब पहुंचने लगेंगे 1 सेकंड में, अब उसका पोटेंशियल बढ़ाते रहिए ना आप, V∬V∞ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद। बात समझे? क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं उल्टा कहानी देखते हैं। अब बैटरी को इधर प्लस कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, पिछला केस से याद है ना, वैसे ही कर रहे हैं, ये प्लस। अब क्या कर रहे हैं आप, अब जीरो पोटेंशियल पे जा रहा था अपना, जीरो पोटेंशियल पे इतना करंट इतना करंट इतना करंट मिल रहा था तीनों की वजह से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में यहां पे कितना है, हम बोल सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर लेस देन काइनेटिक एनर्जी 2 इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी 3, क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, इसमें थोड़ा कम दे रहे हैं, इसमें पूरा कम दे रहे हैं। तो आपका पिछला याद है कहानी ना, कि VS क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो VS आपका बढ़ना चाहिए। तो इसमें आप देख पाएंगे ग्राफ में, जब पोटेंशियल आप नेगेटिव लगाएंगे तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहां मिलेगा, ये VS1 होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 फॉर μ1। फिर इसके लिए μ2 के लिए ये कहीं आगे मिलेगा, ये सेम पॉइंट पे आके नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको याद है ना ये 5 जूल एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं इसमें शुरू में, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा कम लगेगा। 10 जूल देंगे तो ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो कुछ ज्यादा दूर तक जाएगा। 15 जूल देंगे तो ज्यादा अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा दूर तक लेके जाना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब जाकर रुकेगा, तब IP 0 होगा। ठीक है, इसके लिए IP यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके लिए IP यहाँ पे आके VS2 मिलेगा, और इसके लिए IP कहाँ मिलेगा, यहाँ पे VS3। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 ये ज़्यादा, ये μ3 ग्रेटर देन μ2 था और ग्रेटर देन μ1 था। जितना ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए सबके लिए वर्क फंक्शन सेम है, वर्क फंक्शन सबके लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको आप मिला दीजिए पूरा पूरा। ये ग्राफ है किसके लिए, रिलेशन ऑफ फोटो करंट अगेंस्ट कलेक्टर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ है, ऐसे बनता है ग्राफ। समझ में आया? चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसके बीच में ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और जिसमें इंटेंसिटी फिर से क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिएगा मान लीजिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा। तो ये तो आसान है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, याद कीजिए कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, W0 तो कांस्टेंट रहता है किसी भी मेटल के लिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है W0 कांस्टेंट रहता है हर प्लेट के लिए, एक बार प्लेट फिक्स कर दी तो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ेगा। जब एनर्जी बढ़ेगा तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा सभी इलेक्ट्रॉन को, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया था जस्ट थोड़े पहले, याद कीजिए, 15 जूल एनर्जी दिए थे, एक बार 20 जूल दिए थे, एक बार 25 जूल दिए थे। सभी के लिए W0 कितना था, 10 जूल था, इसके लिए 10 जूल 10 जूल 10 जूल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था, इसको 5 जूल मिला था। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था, इसको 10 जूल मिला था। और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था, 15 जूल मिला था। तो आप समझ सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और जब ये बढ़ता है तो इसका रिलेशन आप जानते हैं इसके साथ, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब लीनियरली वेरी करेंगे। समझ सकते हैं ना। तो मैं इस दोनों का कंपेयर करूं, इसके बीच में अगर बोलूं, ये बढ़ने से ये बढ़ता है, ये बढ़ने से ये बढ़ता है, तो इसके बढ़ने से ये भी तो बढ़ेगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन निकालते हैं कि व्हेन न्यू इंक्रीजेस दैट इम्प्लाई वी एस इंक्रीजेस, मतलब न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एस, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्लोप, ठीक है ना। इसलिए इसका ग्राफ, अच्छा एक चीज और, ग्राफ कैसे होगा देख लेते हैं। हम लोग अगर जीरो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, लाइट ही नहीं दे रहे, तो लाइट नहीं दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उस समय, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा लाइट दे भी रहे हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब कम लाइट दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो क्या आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा प्लेट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो आपको फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर आप यहां से, आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा जिसका वैल्यू थ्रेशोल्ड से क्या हो, ज्यादा हो, वहीं से ना ग्राफ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर इससे कम, अगर कहीं यहां पे अगर एक फ्रीक्वेंसी कोई रखेगा तो उसके लिए अगेंस्ट में कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी का खेल कहां से आया, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वीएस कहां से आएगा, तो ग्राफ ऐसा बन ही नहीं सकता। तो हम लोग को कम से कम न्यू 0.1 जो मैं दे रहा हूं वो ग्रेटर देन न्यू नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगा तब तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर आप अगर एक और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं जो ग्रेटर देन न्यू 1 है, फिर ग्रेटर देन न्यू 2 है, ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो आने वाला जो होगा सब वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगा ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर ये ज़्यादा है इससे तो ये इससे भी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा है तो ये इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसका ग्राफ कहाँ से होगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ से विथ कांस्टेंट स्लोप। समझ में आ रहा है सबको। फिर यहाँ मान लेते हैं ये न्यू 2 था, ये न्यू 3 ले लेंगे तो यहाँ से ऐसे स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका ऐसा वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, चाहिए बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाते जाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते गया उस पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा और वीएस भी बढ़ता चल जाएगा। ये है ग्राफ इसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इतना आपका आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, बात करेंगे डी ब्रोगली मैटर वेव, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। मैंने बताया था आपको डी ब्रोगली मैटर वेव के बारे में शुरू में ही। डी ब्रोगली ने क्या कहा ना कि लाइट के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर या फिर वेव नेचर नहीं, दोनों होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत पहले से, आप वेव ऑप्टिक्स में, उससे पहले रे ऑप्टिक्स में आपने देखा था, कुछ साइंटिस्ट बोले नहीं ये पार्टिकल नेचर होता है, फिर कुछ बोले नहीं वेव नेचर होता है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसका पार्टिकल नेचर का बात हुआ, लेकिन डी ब्रोगली आया इसको सॉल्व किया, कहे नहीं लाइट के पास दोनों होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा वेव और पार्टिकल दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब आप बोल सकते हैं एक पार्टिकल वेव तरह बिहेव कर सकता है किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन पे, सिचुएशन होना चाहिए ऐसा, तभी पार्टिकल वेव तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। जो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन है E = mc², या फिर बोल सकते हैं m = क्या होता है E/c², जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी के पास मास है और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से हम अगर बढ़ा दें, ठीक है, मतलब उसको दे दे वेलोसिटी, मतलब कि लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर, तो उसका जो मास होता है ना, उसका जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया, ठीक है, ऐसा कहानी है, ठीक है। इसीलिए वहां से हम समझ सकते हैं कि एक मास, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज इसका वजन मान लेते हैं 100 ग्राम है, ठीक है, जब रेस्ट पे है। अगर इसको आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर मान लीजिए किसी तरीके से अब इसको वेलोसिटी दे देते हैं ना, तो इसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा,
आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। इसका मास मान लेते हैं 100 ग्राम है, मतलब केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.1 kg, 0.1 इतने इंटू इतना, ठीक है, आपको उतना एनर्जी मिलने लगेगा, ठीक है, उतना एनर्जी मिलने लगता है। और अगर इसमें हम लोग ऐसे बात करें कि कुछ मान लीजिए कुछ वेलोसिटी आपने दिया है किसी बॉडी को, ठीक है, तो आपने क्या देखा, कुछ वेलोसिटी दिए हैं, इसके पास मान लेते हैं जब आप इसको कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो एनर्जी रहेगा इसके पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, आएगा ना, मास है E = कितना m, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इसका मास आ जाएगा, आएगा ना जी। इसके पास कुछ एनर्जी आएगा और कुछ लाइट का स्पीड है, तो इसके पास इसका मास क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कुछ ना कुछ हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब इतना मैं समझा दूं आपको कि जो पार्टिकल होती है और वेव दोनों एक दूसरे के मतलब कि ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब पार्टिकल भी वेव हो सकती है, वेव भी पार्टिकल तरह वेव कर सकती है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि एनर्जी एंड मैटर आर ऑल्सो सिमेट्रिकल, एनर्जी और मैटर क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। पार्टिकल अंडर सुटेबल कंडीशन विल बिहेव एज वेव, विल बिहेव या विल शो वेव कैरेक्टर, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग का वेव कैरेक्टर शो करने लगता है पार्टिकल भी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का भी है और वेव नेचर का भी है, ठीक है। यहाँ से वो कंक्लूजन निकाले और दो चीज़ दिए, जो हमारा वेवलेंथ होता है पार्टिकल का जो मूव कर रही थी वेलोसिटी v से, वो लैम्डा इक्वल टू कितना था, h/p, ठीक है, p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एक रिलेशन ये दिए डी ब्रोगलीज और एक रिलेशन दिए E = hc/λ, पता है ना, या फिर h न्यू या फिर hc/λ। तो ये है टोटल कहानी आपका डी ब्रोगलीज का, ठीक है। तो यहाँ से होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू।